टॉपिक माना जाता है, उसका एक अच्छा खासा नॉलेज अगर आपको चाहिए, ताकि क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज एक एमसीक्यू करो किसी बुक से या न्यूमेरिकल्स लो। ठीक है, आज मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ये जो चैप्टर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ ये भी इम्पोर्टेंट माना जाता है फिजिक्स में, और प्लस ये यूजुअली कॉलेज के एग्जाम्स में रहता है, फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह में रहेगा ये। दिस ईयर वी डोंट नो, मे बी इस साल थोड़ा चेंज करें, बट एवरी ईयर इट इज यूज्ड टू बी देयर। ये जो चैप्टर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ उसका नेम है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, ओके, रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के आपने सुना होगा, 10th में भी कुछ चैप्टर्स थे जो ऑप्टिक्स के ऊपर थे। आपने वो लेंसेज मिरर वाला चैप्टर किया है ना? Yes. आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट चैप्टर 10th स्टैंडर्ड में, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड, मुझे नेम तो नहीं पता चैप्टर का। क्या नेम था उस चैप्टर का जिसमें लेंसेज वगैरह का टॉपिक था? Lenses. Lenses. चैप्टर का नाम ही लेंसेज था। ओके Yes. ओके, तो उसमें मिरर्स नहीं था, मिरर्स का टॉपिक, मिरर वगैरह? No. नहीं, सिर्फ लेंस था। Ninth में में मिरर्स कभी था। पढ़ा नहीं, मिरर्स के बारे में नहीं पढ़ा है कभी बुक्स में। यस पढ़ा है। 9 Mirror 9th में था. मिरर 9th में था, ओके, और 10th में था लेंसेज। Lenses. ओके ग्रेट, ठीक है चलेगा। तो मिरर तो आई थिंक काफी कुछ भूल गया रहेगा मिरर के बारे में, क्योंकि वो तो 9th स्टैंडर्ड में था, मतलब इट्स लाइक वंस अपॉन अ टाइम इट वाज, राइट? सो तो 9th का ज्यादा याद नहीं होगा। याद है अच्छे से 9th के मिरर्स का टॉपिक? नो, आई डोंट थिंक सो कुछ याद होगा। ठीक है, लेकिन अभी आप 11th में ऐसा नहीं कर सकते कि आज कराया कल भूल गए। 11th में आपको पढ़ना ऐसे है कि आपको 2 साल तक याद रहे, और वो होता है, अगर आप समझ के पढ़ोगे तो याद रहेगा, फिर नहीं समझा तो याद नहीं रहता है फिर। ठीक है, रे ऑप्टिक्स आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, सबसे पहले ये जो वर्ड है ना रे ऑप्टिक्स, इस थोड़ा रे ऑप्टिक्स का मीनिंग बता देता हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रे ऑप्टिक्स। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ व्हाट इज रे ऑप्टिक्स, दैट इज माय क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम जो है वो तो पहले समझ में आना चाहिए कि क्या है ये, व्हाट इज रे ऑप्टिक्स। अब देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स मींस स्टडी ऑफ लाइट। फिजिक्स में ना अलग अलग चीजों की स्टडी होती है, तो लाइट की जो स्टडी है, विजिबल लाइट जिसको आप बोलते हो ना, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट जो होती है उसकी जो स्टडी है उसको हम लोग फिजिक्स में ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स मींस स्टडी ऑफ विजिबल लाइट, या सिंपली हम लोग लाइट भी बोल सकते हैं, सिर्फ लाइट भी चलेगा। स्टडी ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। ठीक है, अब देखो जो लाइट होती है ना, विजिबल लाइट की बात करो, जो आपको जो आपकी आईज में जाती है, आपको लाइट दिखती है, जो विजिबल लाइट की बात कर रहा हूँ। जो लाइट है ना वो एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक वेव है एक्चुअली, लाइट इज अ वेव। लेकिन वेव्स भी पता है अलग अलग टाइप्स की होती है। एज यू प्रोसीड इन द फिजिक्स, जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ोगे आपको पता चलेगा, ये भी कुछ चैप्टर्स आएंगे जो वेव्स के ऊपर होंगे, वेव्स। तो लाइट भी है ना वेव है, वेव अलग अलग टाइप की होती है। उसमें एक टाइप की वेव्स होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, देयर इज अ चैप्टर ऑन दिस। तो लाइट है ना, वो लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और भी कुछ टाइप्स की वेव्स होती हैं हमारे आसपास। अगर मैं कुछ चीजें बताऊं, दूसरे वेव्स के एग्जांपल बताऊं, तो कुछ वेव्स होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स। और कुछ वेव्स होती हैं लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्जिट्यूडिनल। और कुछ वेव्स होती हैं जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आज हम ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताएंगे कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो लाइट, जो विजिबल लाइट होती है उसका बताता हूँ। विजिबल लाइट जो होती है, अगर मैं व्हाइट लाइट की बात करूं तो ये आपको मालूम है व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। ये तो हमने 10th में पढ़ा है। व्हाइट लाइट 7 कलर्स की बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। मतलब वॉयलेट कलर की जो लाइट होती है, इंडिगो कलर इज अ लाइट कलर। ये 7 कलर्स की लाइट है। ये 7 कलर्स की लाइट जब आपस में मिक्स हो जाती है इन द इक्वल प्रोपोर्शंस, तब व्हाइट लाइट बनती है ना। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ दीज 7 कलर्स। बेसिकली जो लाइट होती है उसमें ये सारे कलर्स प्रेजेंट होते हैं। सन से जो लाइट आती है ना, सपोज सन से लाइट आ रही है, उसमें भी ये 7 कलर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे बोला जाता है कि व्हाइट लाइट तब बनती है जब ये 7 कलर्स इक्वल प्रोपोर्शन में मिलते हैं, इक्वल अमाउंट में मिलेंगे तो व्हाइट बनता है। ठीक है, अब अगर अनइक्वल अमाउंट में मिल रहे हैं तो कुछ और कलर भी बन सकता है। अगर यही 7 अनइक्वल अमाउंट में मिलते हैं
अनइक्वल प्रोपोर्शंस में मिलते हैं तो कुछ और कलर्स भी बन सकते हैं। तो यूजुअली लेकिन ये जो सारे कलर्स हैं प्राइमरी इन 7 कलर्स में से बने होते हैं। दीज आर द 7 प्राइमरी कलर्स। तो इसमें जो वॉयलेट कलर की लाइट है ना, सपोज यू आर हैविंग अ वॉयलेट कलर लाइट, वॉयलेट कलर की जो लाइट है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वॉयलेट कलर की जो लाइट होती है वो भी एक वेव है, उसकी जो वेवलेंथ होती है, एवरी वेव हैज अ वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ सुना होगा आपने, लैम्बडा। वेवलेंथ आपने पहले सुना है। वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल लैम्बडा। ये सिंबल है वेवलेंथ के लिए। वॉयलेट लाइट की जो वेवलेंथ है ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर। कितनी वेवलेंथ होती है? 400 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। नैनोमीटर मतलब 10 पावर -9 मीटर, 10 रेज़ टू 9 10 रेज़ टू -9 मीटर। ठीक है, 400 नैनोमीटर इज अ वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट। ठीक है, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, एज यू मूव कलर्स बदल रहे हैं ना। हमारा ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन पहचान सकता है कि कलर ब्लू है कि कलर ग्रीन है कि कलर येलो है। वी कैन आइडेंटिफाई कलर्स, क्योंकि ये जो सारे कलर्स की लाइट है ना, इन सब की वेवलेंथ अलग अलग होती है। ब्लू कलर की जो लाइट है उसका वेवलेंथ अलग होगा, एंड येलो कलर की जो लाइट है उसका वेवलेंथ अलग होगा। इन सारे कलर्स में वेवलेंथ का डिफरेंस होता है। एवरी कलर हैज अ डिफरेंस वेवलेंथ। दैट्स व्हाई आवर ब्रेन इज एबल टू आइडेंटिफाई कि ब्लू इज देयर और येलो इज देयर। हमारा ब्रेन ब्लू और येलो को डिस्टिंग्विश कर सकता है ना, क्योंकि वेवलेंथ अलग है। ठीक है, हाँ, प्रोवाइडेड अगर पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो हम लोग कलर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना। इट्स बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट वेवलेंथ। अब रेड पे आते हैं। रेड की जो वेवलेंथ है ना, वो 700 700 नैनोमीटर। ये 10th में पढ़ा है क्या कि अभी? yes यस सर, Yes. 10th में पढ़ा था। yes रेड की जो वेवलेंथ है वो है 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो वो लाइट एक वेव है बेसिकली, इतना तो क्लियर हो गया। लाइट एक वेव है, लेकिन लाइट की आप वेवलेंथ को ध्यान से देखोगे ना तो ये बहुत छोटी वेवलेंथ है। नैनोमीटर में है, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, इज इट नैनोमीटर इज अ वेरी स्मॉल यूनिट और इट्स अ वेरी बिग यूनिट? स्मॉल, नैनोमीटर। वेरी स्मॉल। small लाइट की वेवलेंथ ज्यादा बड़ी नहीं। लाइट की जो वेवलेंथ है वो मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में भी नहीं होती है, इट इज इन नैनोमीटर्स। तो बहुत छोटी होती है। रिमेंबर, लाइट इज अ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ अ वेरी स्मॉल वेवलेंथ। इसकी वेवलेंथ काफी छोटी होती है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ काफी छोटी होती है। एक चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, इस चैप्टर में तो नहीं है, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। जब हम लोग मोबाइल पे बात करते हैं ना, हाँ, जब हम लोग मोबाइल पे बात करते हैं तब हेलो स्टूडेंट्स, स्क्रीन दिख रहा है अभी? यस सर। Yes, sir. सॉरी, बीच में इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, सो आई वाज टेलिंग यू कि जब हम लोग क्या बोल रहा था मैं, इवन आई फॉरगॉट। Mobile. हाँ, मोबाइल की बात मैं बोला, कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट में बता रहा हूँ। तो देखो, लाइट जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विथ अ वेरी स्मॉल वेवलेंथ। इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है। ठीक है, अब मैं ये बता रहा था कि जब हम लोग मोबाइल पे बात करते हैं ना, तो मोबाइल में से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही निकलती है। मोबाइल से जो रेडिएशन निकलता है, आपने सुना है मोबाइल से रेडिएशन बाहर आती है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। लेकिन उनकी जो वेवलेंथ है ना वो 100 मीटर, 100 मीटर, 10 मीटर्स उतनी लंबी होती है। मोबाइल से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है उनकी वेवलेंथ मीटर्स में होती है। 10 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर भी हो सकती है वेवलेंथ। सो टिपिकली वी आर सराउंडेड बाय such electromagnetic waves having a wavelength in kilometers also, and we are also having a electromagnetic waves having a very small wavelength in nanometers. तो नैनोमीटर से लेके किलोमीटर तक वेवलेंथ में इतनी वेरिएशन होती है। तो देखो, इतनी डाइवर्स और अलग है, एवरीवेयर डाइवर्सिटी इज देयर। सो बहुत छोटी वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती है और बहुत बड़ी वेवलेंथ वाली भी होती है।
ठीक है। तो मोबाइल से जो आती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा बड़ी होती है। जस्ट अगर एक बार ध्यान में रखोगे तो आपके लिए अच्छा है, यू विल बी एबल टू, बाद में काम आ सकता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा वो लाइट दिखाई देता है, हूं। वापस बोलो, क्या डाउट है? लाइट दिखाई देता है वो? नहीं नहीं, देखो सिर्फ 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक जो लाइट है ना, लाइट जिसका वेवलेंथ, सॉरी लाइट नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक है, यही हम लोग देख सकते हैं। 700 के आगे जो वेवलेंथ है और 400 से पीछे जो वेवलेंथ है वो हम लोग नहीं देख सकते अपने आईज से। हम गॉड बोलो या नेचर बोलो, जो भी बोलो, नेचर ने हमको खाली 400 से लेके 700 तक देखने की इजाजत दी है, इससे आगे हम लोग नहीं देख सकते। कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे बैट हो गया, बैट जो एनिमल है, बैट वगैरह जो है वो 700 के आगे देख सकते हैं, दे कैन सी बियॉन्ड 700। ठीक है, कुछ एनिमल्स 400 के नीचे देख सकते हैं, लेकिन इंसान जो है, वी आर ऑल्सो द एनिमल्स ओनली, सोशल एनिमल्स, हमें 400 से 700 तक देखने की इजाजत है, खाली हम लोग उसके आगे की वेवलेंथ नहीं देख सकते। अगर हम लोग देख सकते ना, सपोज हम लोग देख सकते उस आगे की वेवलेंथ को भी, तो मोबाइल से भी हमको लाइट निकलते हुए दिखता, वी कुड हैव सीन दैट मोबाइल से लाइट निकल रही है, लेकिन हम लोग नहीं देख सकते उसको। ठीक है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली विथ अ वेरी स्मॉल वेवलेंथ। तो लाइट तो वेव है, ओके, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या पता है, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, लेट्स से लाइट इज फॉलिंग ऑन अ लेंस, या लाइट किसी मिरर पे गिर रही है। अब मिरर और लेंस जो है ना, वो काफी बड़े ऑब्जेक्ट हैं, मतलब मिरर की साइज काफी बड़ी होती है कंपेयर्ड विथ अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर मैं लाइट की वेवलेंथ एंड मिरर की साइज को कंपेयर करूं, तो कौन बड़ा होगा, मिरर बड़ा है कि लाइट की वेवलेंथ बड़ी है? Mirror. मिरर। हाँ, सो यूजुअली देखो मैडम, आप कैमरा ऑफ क्यों कर रहे हैं बार बार मेरा? मैडम आपसे कुछ हो रहा है शायद प्रॉब्लम? ठीक है, हाँ हाँ, सो मैं वो बोल रहा था कि यूजुअली देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है वेवलेंथ ऑफ लाइट और यहाँ पे लिखा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर लाइट गिर रही है, लेट्स से मिरर हो गया या लेंस हो गया। मिरर और लेंस को मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। तो यूजुअली ऐसा होता है ना कि साइज ऑफ मिरर और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी मच बिगर देन द वेवलेंथ ना। ठीक है, तो होता क्या है, जब लाइट बड़े ऑब्जेक्ट्स के ऊपर गिरती है जिनकी साइज वेवलेंथ से काफी ज्यादा है, लाइट जब बड़े ऑब्जेक्ट्स पे गिरती है ना, तो लाइट का वेव बिहेवियर नहीं दिखता है। लाइट डू नॉट बिहेव लाइक अ वेव। वेव का बिहेवियर क्या होता है, देखो आपने पता है, जब वेव कहीं से निकलती है, लेट्स से वेव स्टार्टेड फ्रॉम अ सोर्स, सपोज यहाँ से वेव स्टार्ट हुई, वेव हर डायरेक्शन में फैलती है, वेव स्प्रेड्स इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन जो वेव निकलती है। लेकिन लाइट के लिए एक खास बात होती है, लाइट है ना स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती है, लाइट अपना वेव बिहेवियर नहीं दिखाती है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब हम लोग, मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरा साउंड है वो भी एक वेव है, साउंड इज ऑल्सो वेव। तो जब मैं बोलता हूँ, साउंड चारों डायरेक्शन में फैलता है, मेरा साउंड की किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है All ऑल direction. डायरेक्शन। कि वेव हर डायरेक्शन में फैलती है, वेव स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि मेरा साउंड भी एक वेव है। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि सपोज एक चीज देखी होगी आपने कि सपोज एक डार्क रूम है, एक पूरा रूम है जिसमें डार्कनेस है, कोई लाइट नहीं है, लेकिन रूम के बाहर लाइट है, रूम के बाहर काफी लाइट है। अगर उस रूम में आपने वॉल में एक छोटा सा होल कर दिया, उस होल में से देखो लाइट अंदर आएगी और वो लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, देखा है Yes. ऐसे? Yes. Yes. लाइट है ना ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइंस, लाइट ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है कभी कभी। जब लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना, मतलब मैं बोलूंगा कि जो लाइट है ना वो रे की तरह बिहेव कर रही है। When light travels in a straight lines, लाइट यूजुअली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आपने लेजर लाइट भी देखी होगी, लेजर लाइट देखो एकदम सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, Yes. वो भी लाइट है। तो कभी कभी क्या होता है, जो लाइट है ना वो रे की तरह बिहेव करती है, रे की तरह बिहेव करती है, मतलब सीधी सीधी चलती है। अगर वो लाइट रे की तरह बिहेव कर रही है, मतलब वो वेव की तरह बिहेव नहीं कर रही है, इवन दो लाइट इज अ वेव। लेकिन क्या होता है, जब लाइट बड़े ऑब्जेक्ट्स पे गिरती है ना, जो काफी बड़े हैं उसके वेवलेंथ के कंपैरिजन में, उन पे गिरती है, तो लाइट का वेव बिहेवियर नहीं दिखता है। लाइट डू नॉट शो काइंड ऑफ अ वेव बिहेवियर। लाइट कुछ रे की तरह बिहेव करती है, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो जब लाइट रे की तरह बिहेव कर रही है, हाँ,
एंड यू आर टेकिंग द लाइट एज अ रे, आप लाइट को रे लेकर उसकी स्टडी कर रहे हो, उसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ लाइट बाय अज्यूमिंग लाइट एज अ रे. जब आप लाइट को रे मान के इसकी स्टडी करते हो तो उसको रे ऑप्टिक्स कहते हैं. और कुछ कंडीशंस में, वो आप लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, कुछ कंडीशंस में पता है क्या होता है, लाइट एकदम वेव की तरह बिहेव करती है. लाइट रियली बिहेव लाइक अ वेव. तो जब आप लाइट को वेव लेके स्टडी करते हो तो उसको वेव ऑप्टिक्स कहते हैं, विच इज इन 12th स्टैंडर्ड. तो रे ऑप्टिक्स मतलब बाय कंसीडरिंग लाइट एज अ रे. और लाइट रे की तरह कब बिहेव करती है, जब वो बड़े ऑब्जेक्ट्स पे गिरती है, तो उसका बिहेवियर रे के जैसा हो जाता है. इसमें ज्यादा इसका रीजनिंग मैं नहीं बता पाऊंगा, इट्स बिकॉज थोड़ा हायर लेवल का है ये पूरा, और 12th स्टैंडर्ड तक भी आपको मतलब इतना हाई लेवल पे नहीं है. अभी बताऊंगा, कंफ्यूजन होगा, तो थोड़ा सिर्फ याद रखो इन चीजों को. सो अगर आपको लिखना है एक सेंटेंस, मैं लिखवा देता हूँ अबाउट दिस पॉइंट. राइट ऑन दिस वे. The light is a wave. The light is a wave of small wavelength. The light is a wave of small wavelength. Full stop. When, full stop उसके आगे. When light falls on an object, when light falls on an object whose size is very much bigger, whose size is very much bigger compared to wavelength of light, very much bigger compared to wavelength of light, then light behaves as a ray. Then light behaves as a ray and it travels in straight lines. Behaves as a ray and it travels in straight lines. Full stop. The study of such light is known as ray optics. The study of such light is known as ray optics. ठीक है, थोड़ा मालूम होना चाहिए कि लाइट कब कैसा बिहेव करती है. ठीक है, लाइट यूजुअली जब बड़े ऑब्जेक्ट्स पे गिरती है तो वो रे की तरह बिहेव करती है. क्लियर? इस चैप्टर में हम लोग लाइट को ना रे की तरह ट्रीट करेंगे. वी विल ट्रीट लाइट एज अ रे, क्योंकि वो बड़े ऑब्जेक्ट्स पे गिरेगी. अच्छा, क्लियर विद दिस? चले आगे बढ़ते हैं. हाँ चले आगे बढ़ते हैं. देखो सबसे पहले अभी लाइट, इस चैप्टर में लाइट का ही स्टडी है पूरा. अब देखो लाइट की जो एक सबसे कॉमन प्रॉपर्टी है, वेरी सिंपल प्रॉपर्टी विच लाइट हैज, लाइट की कॉमन प्रॉपर्टी है विच इज रिफ्लेक्शन. यू नो दैट लाइट अंडरगो रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन क्या होता है, नो नीड टू एक्सप्लेन, आपको मालूम है रिफ्लेक्शन क्या होता है. सपोज ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे मैंने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर है, इट्स अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सरफेस. इसको नॉर्मल भी बोलते हैं क्या? दिस परपेंडिकुलर is also known as normal. Yes. जब लाइट इसके ऊपर ऐसे गिरेगी, इट्स अ इंसिडेंट लाइट. ये इंसिडेंट लाइट है, ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो आपको मालूम है लाइट ऐसे चली जाती है विथ दिस एंगल. हाँ, आई और आर इक्वल होते हैं क्या? दिस आई एंड आर. Yes. एंगल आई इक्वल टू. यस सर. तो एक बात बताओ, ये आपको तो मालूम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दिस यू नो ऑलरेडी. इसमें ये जो परपेंडिकुलर है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल. एक बात बताओ, अगर लाइट नॉर्मल. हाँ एक बात बताओ, ध्यान से देखो, सी दिस, ये देखो मैंने फिर से नॉर्मल बनाया. मैं स्टूडेंट अभी रिफ्लेक्शन चालू कर रहा हूँ, तो रिफ्लेक्शन पे थोड़ा ध्यान दो. आपको लगेगा ये तो हमको आता है रिफ्लेक्शन, लेकिन अभी कुछ नई चीजें पता चलेंगी. सो रिफ्लेक्शन एवरीबडी नोज दैट दिस इज रिफ्लेक्शन. देखो अभी मैंने फिर से वो सेम डायग्राम बनाया, इट्स अ नॉर्मल ड्रॉन, ये नॉर्मल है. एक बात बताओ, यहाँ पर जो रे है वो रे ऐसे ऑब्लिकली आ रहा है, इट इज कमिंग दिस वे, सी दिस. लेकिन अगर सपोज रे जो है वो ऑब्लिकली नहीं आ रहा है, रे इज कमिंग अलोंग द नॉर्मल, रे नॉर्मल की डायरेक्शन में ही आ रहा है, रे ऐसे आ रहा है, देखो सी.
तो इसको बोलते हैं कि रे इज इंसिडेंट नॉर्मल और नो, नॉर्मली गिर रहा है कि नहीं, रे कैसे गिर रहा है, नॉर्मली गिर रहा है, मतलब परपेंडिकुलरली गिर रहा है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं सच इज नोन एज नॉर्मल इंसिडेंस, इसको नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब द सिचुएशन जब रे जो है ना वो नॉर्मल के साथ आ रहा है, इट इज कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। ऐसे आप में से कोई बता सकता है अगर ऐसा केस है तो इस केस में आई एंगल, जो ये आई एंगल है, ये एंगल 0 है कि 90 डिग्री है इन दिस केस? 90. Zero. इन दिस केस हाउ मच इज द आई Zero. एंगल? Zero. 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 0 Zero. Yes. 0 90 0 Zero. 0 है, 0 डोंट वरी, 90 नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, इट्स 0 ओनली। इस केस में आई 0 है, लेकिन आप लोगों ने मुझे बताया था कि आई और आर इक्वल होते हैं ना, तो अगर आई एंगल 0 है तो आर भी कितनी होगी? Zero. Zero. आर भी 0 होनी चाहिए। आर 0 होने का मतलब है, अगर ये आर एंगल देखो, यहाँ पर देखो, आर 0 है मतलब रे ऐसे जाएगा ना, Yes. तो जो रे आ रहा है उसी रास्ते से वापस जाएगा क्या? Yes. Yes. रिमेम्बर जब भी नॉर्मल इंसिडेंस होता है ना, तो जिस डायरेक्शन से रे आ रहा है वापस उसी डायरेक्शन से चला जाता है। ये स्टूडेंट भूल जाते हैं, ये याद रखना है, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस का केस है ये। इफ द रे इज फॉलिंग नॉर्मली इट विल रिफ्लेक्ट नॉर्मली। क्लियर? हाँ, आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें आपको ये पता है रिफ्लेक्शन मिरर्स के साथ होता है। यूजुअली इफ आई टेक मिरर, मिरर्स के साथ रिफ्लेक्शन होता है। मिरर्स आर द ऑब्जेक्ट विच यूजुअली गिव्स रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब मिरर्स आपको पता है दो टाइप के होते हैं। आई एम कमिंग टू द मिरर्स नाउ। अब हम लोग मिरर्स स्टार्ट करेंगे। मिरर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्लेन मिरर्स जो आपके घरों में लगा रहता है, जिसमें आप अपने मतलब फेस देखते हो बाहर जाने से पहले, तो एक होता है प्लेन मिरर, और दूसरा होता है एनीबॉडी? Spherical Spherical mirror. स्फेरिकल मिरर। आपको लग रहा होगा सर ये तो हमको चीजें पता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आगे और नई नई चीजें आती जाएंगी, डोंट वरी। सो थोड़ा ध्यान से देखते जाओ। तो एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर्स, राइट? हम लोग दोनों की स्टडी करेंगे, वी हैव अ स्टडी ऑफ बोथ। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के रहते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ये भी सुना होगा, Yes. कॉन्वेक्स एंड Yes. कॉनकेव। तो ये मिरर्स की क्लासिफिकेशन है, तीन टाइप के मिरर्स होते हैं, प्लेन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, एक बात स्क्रीन फ्रीज हो गया है। स्क्रीन फ्रीज हो रहा है क्या? No, sir. No, sir. ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू देन। सो मिरर्स तीन टाइप के होते हैं, ये तो आपको मालूम है। देखो अभी तक कुछ नया चीज है तो आप नोट कर लो पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट डाउन इफ एनीथिंग इज देयर यू वांट टू नोट, कंप्लीट दिस। या हो गया? हम लोग प्लेन मिरर भी डिस्कस करेंगे, बट पहले सपोज मैं क्या करता हूँ, कोई कॉन्वेक्स या कॉनकेव में से मैं एक मिरर ले लेता हूँ। लेट्स कंसीडर वन मिरर, कॉन्वेक्स या कॉनकेव में से कोई मैं एक ले लेता हूँ। आप पहचान सकते हो कॉन्वेक्स और कॉनकेव को? Yes. लुक एट दिस, Yes. लुक एट दिस मिरर। कौन सा है, कॉन्वेक्स है कि Concave. कॉनकेव है? Concave. Concave. कॉनकेव मिरर। कोई ऐसा है जो नहीं पहचान पा रहा है, डाउट है, तो प्लीज टेल मी देन आई विल एक्सप्लेन। कोई ऐसा है जिसको लगता है नहीं सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कॉन्वेक्स कॉनकेव कौन सा है? Everybody knows how to identify convex and concave ना? ठीक है, सो ये कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है। अब देखो मिरर का जो सबसे मिडिल वाला पॉइंट होता है, सपोज सी दिस पॉइंट, इट्स अ एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ दिस कर्वेचर। ये जो मिरर है ना ये कर्वी है, इस कर्व का एग्जैक्टली ये मिड पॉइंट है, इसको बोलते हैं पोल। आई एम डिनोटिंग बाय पी सिंबल। पी दिख रहा है? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन क्लियर नहीं है? Clear है. Yes, sir. ठीक है, क्लियर है आपकी तरह, जिनको नहीं दिख रहा है मतलब कुछ आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है। देखो ये जो पी पॉइंट है ना, ध्यान से देखो, this P point is known as pole of the mirror.
P क्या होता है? इट्स अ एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ दिस मिरर. मिरर की एकदम मिड वाली पॉइंट है ये, इसको बोलते हैं पोल. ठीक है. नेक्स्ट, ये जो कॉनकेव मिरर है, हाँ, I can assume that this mirror is actually a part of an imaginary sphere. ये जो हर मिरर होता है ना, कोई भी मिरर एक स्फीयर का पार्ट होता है. This mirror can be assumed to be a part of this imaginary sphere. दिख रहा है? ये एक imaginary sphere है, no doubt. It's an imaginary sphere. So every spherical mirror is a part of an imaginary sphere. ये imaginary sphere है. अगर ये एक sphere है, तो स्फीयर का सेंटर भी होगा ना. ये सपोज सेंटर है. C is the center of this imaginary sphere. C को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. मुझे मालूम है ये आपने सब किया होगा पहले, बट थोड़ा भूल गया रहेगा, आई एम श्योर. थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं. C is known as center of curvature. ओके, तो एक बात बताओ, ये अपना स्फीयर दिख रहा है आपको, ये एक इमेजिनरी स्फीयर है. तो ये जो इमेजिनरी स्फीयर है, C से लेकर P तक मैंने ज्वाइन किया. दिस इज अ रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर? Yes. Yes. इस ये रेडियस है इमेजिनरी स्फीयर. रेडियस को हम लोग R से लिखते हैं. R इज द रेडियस ऑफ दिस इमेजिनरी स्फीयर ना. सो R इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. R को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये देखो, ठीक है. So R is a radius of curvature and C is a center of curvature. ये तो आपने सुना है पहले भी, राइट? ओके, इसमें अभी आगे बढ़ रहा हूं मैं. ये एक लाइन देखो जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं. See the line that I am drawing. See, देखो मैंने एक बड़ा लाइन ड्रॉ किया है. It's a imaginary line which is passing through center of curvature and it is also passing through pole. Center of curvature और pole दोनों से पास होने वाली ये एक imaginary line है. दिख रही है? इस लाइन को बोलते हैं, anybody knows name of this line? Principal axis. Principal axis. बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है. प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मेन एक्सिस, ठीक है. प्रिंसिपल एक्सिस. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. सी, अब ये मिरर तो आपको दिख रहा है सामने. मिरर के ऊपर यूजुअली हम लोग लाइट गिराते हैं ना. हम लोग लाइट इसके ऊपर गिरती है, फिर लाइट रिफ्लेक्ट होती है. तो जब लाइट गिरती है, रिफ्लेक्ट होती है, उसके बाद आप रे डायग्राम्स बनाते हो. रे डायग्राम्स बनाने के टाइम पे कुछ रूल्स बनाए गए हैं. देयर आर सम रूल्स व्हिच आर फिक्स्ड. हर एक स्टूडेंट को उन्हीं रूल्स के हिसाब से डायग्राम बनाने होते हैं. अगर आप रूल्स के हिसाब से डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपको रॉन्ग भी मिल सकता है. तो देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच वी हैव फिक्स्ड व्हाइल ड्राइंग डायग्राम. रूल्स क्यों बनाए गए हैं? अगर हम लोग कुछ रूल्स बनाएंगे और हर एक बंदा उस रूल्स को फॉलो करेगा तो क्या होगा पता है? सबका डायग्राम एक जैसा बनेगा. एवरीबॉडी विल हैव अ सेम काइंड ऑफ अ डायग्राम. तो कुछ रूल्स बनाए गए हैं डायग्राम ड्रॉ करने के लिए. उन रूल्स को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन साइन रूल्स. कार्टेशियन साइन रूल, उनके बारे में सुना है कुछ? कार्टेशियन साइन रूल्स. Yes. अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन रूल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन रूल, पहला रूल ये है. पहला रूल मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ. पहला रूल ये है कि इन एनी रे डायग्राम, जब आप कोई रे डायग्राम बनाते हो, उसमें जो लाइट है ना, लाइट लेफ्ट साइड से राइट साइड ट्रेवल करनी चाहिए. इन एनी रे डायग्राम, light rays I can say light rays must be drawn traveling. light तो travel करेगी ना आगे. light rays must be drawn traveling left to right. उल्टा कभी नहीं बनाना होता है. मतलब रूल ऐसा बना दिया हमने कि लेफ्ट से राइट तक दिखाओ. आप जब इंग्लिश लिखते हो लैंग्वेज, तो इंग्लिश भी लेफ्ट से राइट तक ही लिखते हैं ना, तो लेफ्ट से राइट जाना चाहिए रेस. So if I follow this rule, अगर मैं ये रूल को फॉलो करूं तो ध्यान से देखो, डायग्राम ऐसा बनेगा ना, है ना? Yes. लग रहा है कि लेफ्ट से राइट ट्रैवल कर रहा है. Yes. सो रूल ये है, इन एनी रे डायग्राम लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दूसरा रूल ये है, मैं पहले बता देता हूँ, बाद में डिक्टेट करता हूँ. दूसरा रूल ये है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है या इमेज का डिस्टेंस मेजर करना है, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है,
सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, या इमेज भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है या इमेज का जो डिस्टेंस है वो पोल से मेजर करना होता है। यू हैव टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम पोल, पोल से मेजर करना होता है। ओके लेकिन अगर जो आप डिस्टेंस मेजर करो, लेट्स से यू आर मेजरिंग दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पोल के लेफ्ट साइड है कि पोल के राइट साइड है? ये डिस्टेंस Left. लेफ्ट साइड। all the distances which are on the left side of the pole must be taken negative, याद है? Yes. Left में अगर कोई भी डिस्टेंस है ना, any distance who is on the left side of the pole, that distance must be taken as a negative in the formula, याद है? Yes. Yes. और पोल के राइट साइड अगर कोई डिस्टेंस है, सपोज Positive. इमेजिन कि ये image, Positive. अगर ये मैं मान लूं कि इमेज है, अगर ये इमेज है, इमेज का डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करेंगे, ये वाला, क्योंकि ये राइट साइड है तो इसको पॉजिटिव लेंगे। Yes. याद आया? Yes. ठीक है, तो ये आप लोग ने आई होप ये लिख लिया है। सेकंड रूल मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट डिक्टेटिंग सेकंड रूल, लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। फर्स्ट लिख लिया है सबने ये रूल फर्स्ट? Yes. Yes. किसी ने नहीं लिखा है तो पहले फिनिश कर लो जल्दी से, यहाँ तक कुछ लिखना है तो लिख लो अभी, ठीक है? हाँ, तो मैं सेकेंड रूल अभी बता रहा हूँ, राइट इट डाउन। all the distances measured on the left side of the pole, all the distances measured on the left side of the pole must be taken negative. All the distances measured on the left side of the pole must be taken negative. लिखा? इसी में आप आगे लिखो। पॉजिटिव के लिए आप खुद लिख सकते हो, पॉजिटिव के लिए क्या लिखोगे? अभी इसके आगे आप लिखो all the distances to the right side of the pole should be taken positive. ये भी लिख दो इसी पॉइंट में। All the distances to the right side of the pole must be taken positive. ठीक है? हाँ, क्लियर? लिखा सेकेंड पॉइंट? Yes. Yes. कंप्लीट है। ऑल द डिस्टेंसेस टू द राइट साइड ऑफ द पोल मस्ट बी टेकन पॉजिटिव, ये आपको लिखना है। चलो मैं आगे बताता हूँ स्टूडेंट। अब ये देखो, ये सपोज लुक एट द स्क्रीन, ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, सपोज इट्स एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की अगर मुझे हाइट मेजर करनी है, सपोज आई वांट टू नोट डाउन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये मैं हाइट मेजर कर सकता हूँ। ये हाइट देखो, ये हाइट देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। इफ यू आर मेजरिंग एनी डिस्टेंस above the principal axis, it is taken as positive. Positive. And if you measure any distance, ये वाला देखो, ये suppose image है, suppose ये distance जो है, ये image की height है, is it below the principal axis? Yes. ये Yes. 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 इसको negative लेंगे, याद है? Yes. Yes. ये भी Cartesian sign rule है। Write down the third rule. Third rule लिखो, third one. All the distances measured above the principal axis, all the distances measured above the principal axis must be taken positive. Okay. All the distances measured above the principal axis must be taken positive. लिखा? इसी में अब आगे लिखो, सेम पॉइंट आगे लिखो। Also the distances measured below the principal axis, also the distances measured below the principal axis must be taken negative. Also the distances measured below the principal axis must be taken negative. बात समझ में आई? ये कुछ नया नहीं है, 10th में सुना होगा आपने। Yes. ये रूल्स है ना, सब हाँ हम लोग फॉलो करते हैं रूल्स को, ठीक है, while using the formulas and derivations and all, ठीक है। तो ये है कार्टेशियन के 3 साइन रूल्स, एटलीस्ट रिमेंबर दिस रूल्स, क्लियर? तो एक बात बताओ, अगर आपको ये रूल्स क्लियर है
अगर आपको रूल्स क्लियर हैं तो ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इट्स अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर हमको पॉजिटिव लेना चाहिए कि नेगेटिव लेना चाहिए? एनी आइडिया? Negative. नेगेटिव। Negative. ठीक है, देखो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ना, ये यस है रेडियस ऑफ दिस इमेजिनरी स्फीयर ना, तो ये पोल के लेफ्ट की तरफ है, Yes. तो नेगेटिव लेंगे। अगर कोई फॉर्मूला में Negative. आएगा, ये न्यूमेरिकल में आएगा, तो इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। सो ये एक जनरल रूल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जो कॉन्वेक्स मिरर इसका उल्टा होता है, उसका पॉजिटिव लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट भूल जाएंगे तो आप लिख सकते हो अभी, अगर आपको लगता है कि मैं बाद में भूल जा सकता हूँ तो अभी लिख लो, मतलब आपको याद होनी चाहिए पॉइंट। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर is taken negative always. Radius of curvature of concave mirror is taken negative always. ठीक है, और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव लेते हैं, कॉन्वेक्स का रेडियस पॉजिटिव होता है। ठीक है, डोंट वरी, अगर भूल भी गए तो हम लोग बाद में फिर से इन पे आएंगे, ये आपको बाद में याद ही हो जाएगा फिर, डोंट वरी। सो आई होप कार्टेशियन साइन रूल्स क्लियर है। ठीक है, अच्छा हाँ, अब एक बात बताओ, ध्यान से देखो ये डायग्राम को, मैं चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूँ अभी। एक बात बताओ, यहाँ पे जो ये रेज है, देखो ये जो रेज मैंने बनाया है लाइट के रेज, आर दिस रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस? Yes. 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 ये सारे रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये सारे रेज Yes. रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट पे जाके मिलते हैं ऐसे। पैरेलल रेज ऑलवेज मीट एट वन पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम मिरर। एनीबॉडी नोस ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? Principal focus. Principal प्रिंसिपल focus. फोकस। प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, खाली फोकस भी बोल सकते हैं हम लोग, चलता है, अभी साइंस में आ गए, मतलब अभी आप समझने पे ज्यादा फोकस है रेदर देन द नेम्स। इसका खाली नाम फोकस दे दो चलेगा, इसका नाम फोकस है। या यू आर करेक्ट, प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हैं, बट लेट्स कॉल इट एज फोकस ओनली। फोकस इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल एफ। तो डायग्राम में आप इधर कैपिटल एफ लिख सकते हो, कैपिटल एफ। तो ये देखो मैंने कैपिटल एफ लिखा है। कैपिटल एफ क्या है? फोकस। इट्स अ फोकस ऑफ मिरर। हर मिरर का अपना फोकस होता है, एवरी मिरर हैज इट्स ओन फोकस। ठीक है, हाँ। अब एक बात बताओ, ये जो फोकस है, फोकस का जो डिस्टेंस है P पॉइंट से अगर मैं मेजर करूं, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम P पॉइंट, ये देखो डिस्टेंस, सी दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखो स्टूडेंट, ये वाला, ये देखो, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम P पॉइंट। एनीबॉडी इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? Focal length. फोकल लेंथ। नोन एज फोकल लेंथ, राइट? फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल f। फोकल लेंथ की सिंबल स्मॉल f यूज की जाती है, तो यहाँ पे स्मॉल f लिख दो, और नीचे चाहिए तो लिख लो कि स्मॉल f इज अ फोकल लेंथ। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपका मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर में ये जो फोकल लेंथ है, ये पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? Negative. नेगेटिव। क्योंकि ये भी पोल के लेफ्ट साइड है ना, इट इज आल्सो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, सो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज आल्सो नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। सो आपने मुझे पहले बताया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव है, अब आप बता रहे हो फोकल लेंथ भी नेगेटिव है क्लियर? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। कार्टेशियन साइन रूल्स खत्म हो गए, कुछ नोट नहीं किया तो कर लो अभी, जस्ट इसके बाद मैं चेंज करूंगा। नोट डाउन, इफ समथिंग इज मिसिंग इन द डायग्राम यू नोट इट डाउन। कंप्लीट हो गया नोट डाउन करके डायग्राम? Yes. ये सब Yes. बेसिक पॉइंट्स है जो आपको पता होंगी। Yes. हाँ, Yes, आगे sir. बढ़ते हैं स्टूडेंट। अभी हम लोग मिरर की स्टडी कर रहे हैं, वी आर स्टिल ऑन द मिरर्स। ठीक है, एक बात, मिरर्स में भी हमने दो टर्म्स हमने सीखे, नए तो नहीं बोल सकते, आपको पता था। एक टर्म है फोकल लेंथ, हमने एक फोकल लेंथ सीखा, और एक था रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको कुछ पता है इन दोनों में एक रिलेशन होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला बिटवीन एफ एंड आर, कुछ पता है? any formula that you know जिसमें f और r दोनों आते हैं? any relation between f and r? anybody मालूम है क्या? I am asking, you can say yes or no. anybody? ठीक है, कोई नहीं?
अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। अगर स्फेरिकल मिरर्स की बात करें ना, स्फेरिकल मिरर्स हैव फोकल लेंथ f एंड r इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों में रिलेशन ये ऐसा है कि f इज इक्वल टू r, नहीं गलत है, ये f इक्वल r नहीं होता है, f इक्वल r/2 होता है। f कितना होता है? r/2, मतलब फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट हम लोग इस फॉर्मूला को प्रूफ भी करेंगे, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू प्रूव दिस फॉर्मूला। पर एक बात बताओ, कभी देखा है क्या ये फॉर्मूला? Yes. नो, Yes. Yes. इट मस्ट बी No. ये 9th स्टैंडर्ड में होना चाहिए। No. Yes. हाँ तो एक याद रखो अभी, स्फेरिकल मिरर्स के लिए क्या होता है? फोकल लेंथ इज इक्वल टू व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ मिरर, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखो। अब पॉइंट तो मैंने लिख दिया है, वी हैव रिटन अ पॉइंट, लेकिन इसका कुछ प्रूफ भी रहेगा ना। मैं इसका खाली प्रूफ दिखा देता हूँ। हाउ कैन यू प्रूव दिस पॉइंट? देखो, इमेजिन ये एक कॉनकेव मिरर है, इट्स अ कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल है, P is a pole of the mirror. Let's see the proof of this formula. This is principal axis, ये suppose focus है, ये focus है, and here is the center of curvature, ये center of curvature है, ठीक है, it's a center of curvature, ठीक है, ठीक है। एक बात है, suppose देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने बनाया, see this line which I have drawn, एक बात है, ये जो मैंने बनाया है, ये क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या? ये जो मैंने बनाया है, Yes. 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 इट्स अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। एक चीज बता रहा हूँ, ये जो आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाया ना, ये जब मिरर पे गिरता है, सी दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन फॉल ऑन द मिरर, यहाँ पर ये 90 डिग्री पे गिरता है, इट्स लाइक अ नॉर्मल ड्रॉन ऑन द मिरर, ऐसा। देखो, सी दिस केयरफुली। अब आप बोलेंगे सर इसका रीजन नहीं मालूम है। रीजन आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी, जस्ट थोड़ी देर के लिए इसको ले लेते हैं, और ये करेक्ट है एकदम, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। अगर आपने कहीं पे रेडियस बना दिया मिरर का, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन दैट मिरर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है मिरर पे, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये नॉर्मल है, इट्स एक्चुअली अ नॉर्मल ऑन द मिरर, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है। सपोज ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं नेम देता हूँ M, दिस इज CM, ओके, ओके। अब देखो यहां से सपोज एक लाइट का रे आ रहा है, सी इट, see this light ray is coming, see it's an incident ray of light, तो एक बात बताओ, ध्यान से देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, देखो Yes. क्यों? क्योंकि ये देखो ये इंसिडेंट रे, और जो मैंने ये CM बनाया है, CM is a normal on the mirror, CM is a normal drawn on the mirror, Yes. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, सी केयरफुली। अब क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, Yes. लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड। क्या लगता है ये जो रे है, सी दिस इंसिडेंट रे, इज इट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला? Yes. तो जो पैरेलल रेज आते हैं वो फोकस पे जाते हैं ना, दे विल पास Yes. फोकस, Yes. तो ये देखो फोकस पे जाएगा, देखो ऐसे। तो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है, सो एनीबॉडी, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ना, Yes. Yes. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, राइट? Yes. Yes. मैंने, हाँ तो मैंने इसको I लिखा है, मैं इसको भी I लिख सकता हूँ। Yes. Yes. मैंने क्या किया, दोनों को I लिख दिया, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ Yes. रिफ्लेक्शन आर इक्वल। एक काम करो, अच्छे से डायग्राम को देखो, कुछ डाउट है तो बोलो पहले, डायग्राम में कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो बोलो, डायग्राम में वेरी क्लियर, Yes. कोई डाउट है? No. एक काम करो स्टूडेंट, पहले यहाँ तक ड्रॉ कर लो डायग्राम, यहाँ तक पहले ड्रॉ कर लो, वी विल गो स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, स्लोली स्लोली जाएंगे, कोई घाई नहीं है, पहले यहाँ तक ड्रॉ कर लो, गो अहेड। इतना इसको क्लियर रखो कि मेरे हेल्प के बिना भी आप खुद, मतलब बिना देखे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे बनाओ, मतलब इतना क्लियर रखो।
अगर पॉसिबल हो तो बिना देखे आप खुद बनाओ, क्योंकि आपने समझ तो गया कैसे है। ठीक है, मेरे बाद जो सेकंड लेक्चर है वो 3:30 से होगा, आई एम श्योर, राइट? Yes. यस ठीक है, ठीक है। तो ये अच्छा है, बस आधे घंटे का ब्रेक मिलता है। ऐश चल रही है आप लोग की। क्लासरूम में होते तो 10 मिनट का खाली ब्रेक होता है, 10 या 15 मिनट। इधर तो मस्त आधा घंटा गैप मिल रही है। यस यस, तुम तो चाहोगे पूरा साल भर ऐसे ही चले, है ना? नहीं, लेकिन क्लासरूम में ज्यादा मैं इफेक्टिवली पढ़ा सकता हूँ, मतलब क्लासरूम में मैं ज्यादा क्लियरली, क्योंकि बच्चे दिखते हैं सामने, तो इट विल बी मोर इफेक्टिव व्हेन वी विल मीट इन द क्लासरूम। अभी तो मैं जैसे मैं पढ़ा दूं उसका 50% ही मेरा इफेक्टिव दिख रहा है। सो इट्स ओके, विल सून, आई थिंक सितंबर मंथ में वी मे मीट इन द क्लासरूम, क्योंकि शायद क्लासरूम खुल जाएंगे सितंबर में, मे बी। यस कुछ न्यूज आई है क्या, क्लासरूम कब खुलेंगे, ट्यूशंस वगैरह? नो नो No, sir. ठीक है, Schools का है. सामने ज्यादा इफेक्टिवली होता है, क्योंकि मुझे दिखता है कौन बच्चा क्या कर रहा है। अभी तो मुझे पता नहीं कौन सुन रहा है कौन सो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इट्स ओके, विल सी टू इट। अच्छा, यहाँ तक हो गया डायग्राम? ठीक है। Yes. अच्छा, Yes. इसके बाद देखो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा अजम्पशन ले रहा हूँ, मतलब एक छोटा सा पॉइंट अज्यूम कर रहा हूँ। सी दिस पॉइंट एम पॉइंट दिख रहा है? एम पॉइंट पे देखो लाइट का रे गिर रहा है, द लाइट रे इज फॉलिंग ऑन द एम पॉइंट। मैं एक छोटा सा अजम्पशन लेता हूँ कि लेट दिस एम पॉइंट is very close to the pole. M पॉइंट है ना, वो पोल की क्लोज है। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हैं वो अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन ये गलत अजम्पशन तो नहीं है। आपका ये जो इंसिडेंट रे है, इट इज पॉसिबल ना कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के नियरली पास हो रहा है। Yes. ऐसा पॉसिबिलिटी तो है ना कि Yes. इंसिडेंट रे Yes. प्रिंसिपल एक्सिस की नियर बाय है। Yes. ये दोनों, हाँ, तो फिर एम पॉइंट भी नियर होगी ना पी पॉइंट के। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। गोइंग अहेड, सी टू इट केयरफुली। अगर ये एम पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पी पॉइंट, इमेजिन करो कि ये एम पॉइंट और पी पॉइंट सच में बहुत क्लोज है, तो मैं एक पॉइंट एक चीज लिख रहा हूं। ये डिस्टेंस दिख रहा है एफपी और एफएम डिस्टेंस देखो, दोनों एक डिस्टेंस है एफपी और एक डिस्टेंस है एफएम, दिख रहा है? सी एफपी एंड एफएम, इनमें से बड़ा कौन है? मतलब देख के पता चल रहा है कौन बड़ा है दोनों में से? एफएम एक्चुअली हमारे पास कोई गारंटी तो नहीं है, वी डोंट हैव एनी गारंटी, लेकिन एफएम बड़ा लग रहा है। लेकिन आपको पता है अगर m पॉइंट इज वेरी क्लोज टू p, हमने अज्यूम किया कि m इज वेरी क्लोज टू p, इफ m इज वेरी क्लोज टू p, fm और fp दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे ना? Equal हो गए. Yes. 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 दोनों सेम रहेंगे सेम अप्रोक्सीमेटली दे विल बी इक्वल। गेटिंग? हाँ, तो देखो मैंने ये पॉइंट लिख दिया है। इस पॉइंट का रीजन यही है, सिंस m पॉइंट इज वेरी क्लोज टू p, दिस इज अ रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। समझा? हाँ, सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो Screen गया। is Sir, freezed. screen freeze हो गया है। हाँ सर। सो वी वर डिस्कसिंग ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कुछ आइडिया है आपको, ये एंगल कितना होगा? एनीबॉडी, ये कितना हो सकता है ये एंगल? I के इक्वल। देखो अगर आप बोल रहे हो तो उसका रीजन भी देना पड़ेगा मुझे। हाँ, जो आई बोल रहे हो, Alternate angle. ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल इज द angles. रीजन। ये एंगल भी आई होगी। ये देखो यहाँ पे जेड फॉर्मेशन हो रहा है ऐसा, Yes. तो बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी ये दोनों आई एंगल होंगी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, देखो आप भी अपने डायग्राम में ये आई एंगल बना लो, न्यू आई एंगल। ठीक है, इसके बाद देखो इन द ट्रायंगल सी एफ एम ट्रायंगल है,
सी द ट्रायंगल CFM. आपको लगता है कि ये जो CFM ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या? देखो तो. Isosceles. Yes. हाँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल CFM. नहीं, ऐसा लिख सकते हैं ट्रायंगल CFM इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ट्रायंगल CFM आइसोसेलेस ट्रायंगल है. मुझे उम्मीद है आप सबको याद है कि आइसोसेलेस क्या होता है ना, कि वो भी बताना Yes. पड़ेगा. ये CFM में जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल है. तो बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल होती हैं. Yes. तो दो साइड्स भी इक्वल होते हैं. Yes. Yes. तो आपको पता है कौन से दो साइड्स इक्वल लेने होंगे मुझे? कौन से दो साइड्स इक्वल होंगे? CF and FM. F and FM. विल बी इक्वल टू FM ना. Yes. ये देखो CF विल बी इक्वल टू FM. देखो इधर आपने ऑलरेडी FM लिखा है ना. Yes. तो FM किसके इक्वल बोला अभी? CF के. CF. मैं इसी पॉइंट को आगे बढ़ा रहा हूँ. देखो CF विल बी इक्वल टू FM बट FM इज इक्वल टू FP. ये हो गया. ये पॉइंट समझो क्या लिखा है मैंने. CF इक्वल टू FM बट FM इज इक्वल टू ऑलरेडी FP. तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए. अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो ये साइड और ये साइड देखो तीनों को मैंने मार्किंग दिया है. सीधी तीनों साइड्स को मैंने मार्क किया. देखो ये तीन साइड्स इक्वल है. वेरी क्लियर. Yes. हाँ, अब एक बात बताओ, बस एक लास्ट पॉइंट है. सी द डिस्टेंस CP जो है CP को मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ? CP को ब्रेक करके CF plus FP. Yes. हाँ, लिखते जाओ मेरे साथ, करते जाओ आप लोग भी. CP कैन बी रिटन एज CF plus FP, है ना. अब यहाँ पे देखो ये जो CF है, लुक एट द CF एंड FP बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. यहाँ पे है देखो. Yes. तो एक काम करेंगे, CF की जगह हम लोग FP लिख सकते हैं ना. इन प्लेस ऑफ CF राइट डाउन FP. यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, इट विल बी FP plus FP, दैट इज 2FP इक्वल टू CP. देख लो यहाँ पे, समझा? Yes. नाउ लुक एट योर डायग्राम आपने बनाया ना. लुक एट योर डायग्राम. थोड़ा सोचो CP कितना होगा. हाउ मच इज CP? Radius of curvature. CP is equal to radius of Radius of curvature. हाँ, भले आप डायग्राम में से बना सकते हो. देखो CP will be equal to radius of curvature. तो इस CP की जगह R लिख दो, radius of curvature लिख दो R. 2 times FP. अच्छा FP को देखो एक बार. FP को how much is FP? Focal length. FP will be equal to focal length of the mirror. ये देखो F लिखा है मैंने यहाँ पे. स्मॉल f लिखना होता है. तो FP की जगह हम लोग स्मॉल f लिखेंगे. सो आपके फॉर्मूला आ रही है R is equal to 2F. 2 को सिर्फ उस तरफ पास कर दो आप. So the formula that you got is F is equal to R by 2. समझा? तो जो फॉर्मूला मैंने बताई थी देखो उसका प्रूफ भी हो. प्रूफ आ गया उस चीज का. अप्रोक्सीमेटली दोनों इक्वल होते हैं. F is always R by 2 approximately. क्लियर? Yes. Yes. कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो. नथिंग. ठीक है. अब देखो एक चीज मैं बता देता हूँ. ये जो फॉर्मूला है हमने कौन से मिरर के लिए प्रूफ किया? ये फॉर्मूला हमने कॉनकेव मिरर. Concave. ऐसा नहीं होता है कि ये एक मिरर के लिए वैलिड है. यही फॉर्मूला कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वैलिड है. ऐसा नहीं है उसके लिए फिर से अलग फॉर्मूला होगी. इनफैक्ट आपको बताऊं, एक चीज बताता हूँ, ये फॉर्मूला प्लेन मिरर्स के लिए भी वैलिड है. इट्स फॉर ऑल मिरर्स. हाँ, ऐसा मत सोचना कि खाली ये कॉनकेव के लिए है. तो इवन दो वी डिराइव्ड इट यूजिंग कॉनकेव मिरर बट इट इज वैलिड फॉर ऑल मिरर्स. ठीक है, याद रखो ये चीज. चलो एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ. छोटी सी पॉइंट हम लोग और कवर करेंगे. एक बार ये हो गया ना तो इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा प्लेन मिरर्स के बारे में भी बताऊंगा. आई विल टेल यू समथिंग अबाउट प्लेन मिरर्स. तो एक छोटा सा आप हेडिंग पुट करो स्टूडेंट अपने नोटबुक में, प्लेन मिरर्स. अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताऊंगा प्लेन मिरर्स के बारे में. हाँ, एक बार बताओ, ये जो कॉनकेव मिरर है, can I assume that a concave mirror is a part of a sphere?
Can I assume that Yes. Yes. concave mirror is a part of a Yes. sphere? Yes. लेकिन प्लेन मिरर बताओ, प्लेन मिरर जो आपके घरों में होता है वही होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर देखो ऐसा होता है, सीरियस। Can I assume that a plane mirror is also a part of a sphere? No. अगर मिरर प्लेन है, प्लेन एकदम सीधा मिरर है, is it a part of any imaginary sphere? No. 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 नहीं ना, क्योंकि वो सीधा सीधा है, प्लेन है वो, इट्स नॉट कर्वी, राइट? लेकिन अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जस्ट इट विल टेक 2 minutes, लेट मी कंप्लीट। ध्यान से सुनो। आप एक इमेजिनरी स्फीयर, आप एक इमेजिन करो, एक बड़ा स्फीयर एक इमेजिन करो। सोचो एक स्फीयर है जो बहुत 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 ज्यादा बड़ा है, अर्थ के जितना बड़ा है, ऐसे मान लो भले, बहुत बड़ा स्फीयर है। अगर एक बहुत बड़ा स्फीयर है ना, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा है ना? सोचो बहुत बड़ा स्फीयर है, तो एक बात बताओ, बहुत ही बड़े स्फीयर का अगर मैं एक छोटा सा पोर्शन ले लूं, इफ आई टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑन द वेरी बिग स्फीयर, तो बहुत बड़े स्फीयर का छोटा सा पोर्शन प्लेन हो सकता है क्या? Yes. मतलब Yes. Yes. अगर बहुत ही बड़ा स्फीयर है, जितना बड़ा सोचना है सोचो, जितना आपका दिमाग चलता है सोचो, बहुत ही बड़ा स्फीयर है और उसमें आपने बहुत छोटा सा पोर्शन ले लिया उसका, तो वो प्लेन हो सकता है ना? Yes. Yes. इसलिए हम लोग क्या मानते हैं Yes. पता है? हम लोग क्या मानते हैं, इसलिए हम लोग क्या मानते हैं, ध्यान से सुनो। वी कैन अज्यूम दैट अ प्लेन मिरर, दिस प्लेन मिरर इज अ पार्ट ऑफ वेरी बिग स्फीयर। प्लेन मिरर कैन बी अज्यूम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ वेरी वेरी लार्ज स्फीयर। लिख लो ये पॉइंट, नहीं तो भूल जाओगे। प्लेन मिरर कैन बी अज्यूम्ड as a part of a very very big imaginary sphere। ठीक है, बहुत ही बड़ा स्फीयर होगा ना, तो उसका छोटा सा पार्ट हम लोग फ्लैट ले सकते हैं, प्लेन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे अज्यूम करेंगे कि जो ये प्लेन मिरर है ना, वो बहुत ही बड़े स्फीयर का पार्ट है। क्लियर ये चीज? तो Yes. एक बात बताओ, हाँ तो एक बात बताओ, सपोज ये जो प्लेन मिरर है ना, एक बहुत ही बड़े स्फीयर का पार्ट है। ओके, so how much will be the radius of that sphere? मुझे पता है आपको रेडियस नहीं मालूम है, लेकिन आप इतना बताओ, वो जो बड़ा स्फीयर होगा उसका रेडियस भी बड़ा होगा कि रेडियस छोटा होगा? बड़ा बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? जितना बड़ा लेने हैं ले सकते हैं, है ना? तो उसका हम लोग रेडियस इन्फिनिटी लेते हैं। वी टेक अ रेडियस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी सुना है कभी आपने? इन्फिनिटी Yes. Yes. आइडियली क्या लेंगे? आइडियली रेडियस इन्फिनिटी लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर वी विल टेक इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, आपने बताया था ना कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। लुक एट दिस। Yes. So every mirror has a radius of curvature. The radius of curvature of the plane mirror is taken as infinite. लिख लो ये पॉइंट। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग इतना लेंगे। दिस इज अ सिंबल ऑफ इंफिनिटी। देखा है क्या? Yes. 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 8 को लिटा देना होता है। 8 सो गया, 8 को लिटा दो, दैट इज इंफिनिटी। तो रेडियस कितना लेंगे? इंफिनिटी। ठीक है, सो radius of curvature of the plane mirror is taken as how much? Infinity. Infinity. अच्छा एक बात बताओ, प्लेन मिरर्स के लिए भी ना, प्लेन मिरर्स के लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड है। इवन फॉर प्लेन मिरर्स दिस फॉर्मूला इज वैलिड, है ना? प्लेन मिरर्स के लिए भी ये फॉर्मूला चलती है, डोंट वरी। तो बात बताओ, प्लेन मिरर्स के लिए मैं ये आर कितना पुट करूंगा? प्लेन मिरर्स के लिए आर कितना? Infinity. यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी अपॉन 2 हो जाएगा ना? Yes. अब इन्फिनिटी शायद आपके लिए नया चीज है, थोड़ा आपने ज्यादा पता नहीं होगा इन्फिनिटी के बारे में, लेकिन इन्फिनिटी एक अजीब नंबर है। इन्फिनिटी अपॉन 2 करोगे ना तो भी इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी अपॉन 2 भी इन्फिनिटी होता है। सो फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी आएगा। फिलहाल आप लिख लो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका फिजिकली बताऊंगा कैसे इन्फिनिटी होता है। फिजिकली विल डिस्कस। पहले आप लिख लो, फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी होता है एंड रेडियस भी इन्फिनिटी होता है। दीज आर फॉर प्लेन मिरर्स आई एम टॉकिंग। ठीक है, आपने हेडिंग डाला ना प्लेन मिरर्स, तो उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। लेकिन अभी आप खाली इतना समझ लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटी है और फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी है। कौन से मिरर के लिए? प्लेन। Plane. समझी बात? काफी नई नई चीजें आने वाली है। ठीक है, Yes. आज इतना ही टाइम है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आराम से और इसके आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, डोंट वरी। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर तक